हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम ज्वेलरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट सेक्टर इन लास्ट 15 टू 20 ईयर्स। अनलाइक सिक्लिकल स्टॉक्स जो बार बार बूम्स और बस्ट में जाते रहते हैं, हमने कंजम्पशन स्टॉक्स में, खासकर ज्वेलरी स्टॉक्स में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखी है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में भी ये स्टोरी इंटैक्ट रहेगी। इसीलिए इस सेक्टर को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ज्वेलरी स्टॉक्स आखिर इतने इंटरेस्टिंग होते क्यों हैं, क्यों हर इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट पर ज्वेलरी स्टॉक्स जरूर जरूर होने चाहिए। फिर हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे कि ज्वेलरी सेक्टर के अंदर भी डिफरेंट प्लेयर्स किस तरीके से पैसा बना रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि जब भी किसी ज्वेलरी स्टॉक को पढ़ो तो क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। फाइनली हम रिस्क की बात करेंगे कि इस सेक्टर में किस तरीके के रिस्क हैं। बहुत 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम ज्वेलरी सेक्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? रीजन नंबर 1, इट्स अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर सेक्टर। देखिए, पिछले 20 साल से जो रिटेल ज्वेलरी प्लेयर्स है ना, वो लगातार 15 से 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। अनलाइक कोमोडिटी सेक्टर प्लेयर्स, कोमोडिटी सेक्टर्स लाइक केमिकल, डिफेंस, एग्रोकेम, फार्मा, इन सब सेक्टर्स में साइकिल्स प्ले होती हैं। पहले ये सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर कुछ साल के लिए बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करते। लेकिन ज्वेलरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 15-20 साल में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पूरा सेक्टर 18-20% से ग्रो कर रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले 5 से 15 साल तक लगातार ये इसी ग्रोथ से ग्रो करता रहेगा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम इस सेक्टर में इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इस बात को इस तरीके से समझिए कि पूरा सेक्टर अगर 18-19% से ग्रो कर रहा है तो हमें इस सेक्टर में से 1-2 ऐसे प्लेयर्स ढूंढने हैं जो 25% के आसपास ग्रो कर रहे हो। हमारा पैसा बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि ज्वेलरी स्टॉक्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडस्ट्री इज मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। आज से 20 साल पहले इंडिया के अंदर जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स हुआ करती थी ना, वो छोटी सुनार की दुकानें हुआ करती थी जहां से आप और हम ज्वेलरी खरीदते थे। लेकिन पिछले 15-20 साल में एक ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है जहां पर अनऑर्गेनाइज जो छोटी दुकानें हैं उनका मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर आहिस्ता 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 अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं। 1990s में हमने ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर का नाम सुना भी नहीं था। 2009 में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स के पास 8 से 9% के आसपास मार्केट शेयर हो गया था। 2019 में ये मार्केट शेयर इंक्रीज होके हो गया था 22%, यानी 22% जो मार्केट थी वो अब ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास आ गई थी। आज के दिन में 37% ऑफ द मार्केट इज विद ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और उम्मीद है 2027 तक शायद 42 या 43 या 44% के आसपास मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास चला जाएगा। इंडिया में ज्वेलरी की मार्केट बहुत बहुत बड़ी है, लगभग $90 बिलियन के आसपास की मार्केट है जो 18% से ग्रो कर रही है फॉर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी लगभग 14% या 15% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके की मार्केट में विनर्स ढूंढने इजी हो जाते हैं क्योंकि पूरा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हमें इस सेक्टर में जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, 8 या 9 लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करना है और वहां पर विनर्स ढूंढने हैं कि विनर्स कहां से आएंगे। ये एक इंडियन कंजम्पशन स्टोरी है। जैसे जैसे इंडियंस और ज्यादा वेल ऑफ होंगे, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर के पास जाएगी, हम ज्यादा खर्चा करेंगे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमारी बढ़ेगी। ज्वेलरी इंडियंस के डीएनए में है। हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट भी करते हैं और शौक के तौर पर भी ज्वेलरी को यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है इस सेक्टर को कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनाने के लिए। ये तो बात हो गई कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों किया जाए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं इस सेक्टर के अंदर। सबसे बड़ा जो बिजनेस मॉडल है वो है रिटेल चेन्स का, जहां पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे टाइटन, कल्याण, सेंको, इन्होंने जगह जगह पर इंडिया के अंदर अपनी दुकानें खोल रखी हैं जहां पर आप मेरे जैसा रिटेलर जाता है और ज्वेलरी खरीद के लाता है। सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल इस सेक्टर के अंदर ये हो गया। अब इसमें भी जो आपके स्टोर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। कुछ स्टोर्स तो होते हैं जो कंपनी ओन करती है, यानी टाइटन ने अगर स्टोर खोला है तो टाइटन ही उसे ऑपरेट करता है और टाइटन ने ही वो स्टोर ओपन कर रखा है। तो जितनी भी इन्वेंट्री उस स्टोर के अंदर पड़ी है वो टाइटन ने अपनी वर्किंग कैपिटल से खरीद कर उस स्टोर के अंदर रख रखी है। इन स्टोर्स को बोलते हैं हम कोको स्टोर्स, यानी कंपनी ऑपरेटेड
एंड कंपनी ओन्ड स्टोर्स। दूसरे स्टोर्स होते हैं एसेट लाइट स्टोर्स, जहां पर इन्वेंट्री खुद कंपनी की नहीं होती बल्कि फ्रेंचाइजी ओनर्स की होती है। तो इन फ्रेंचाइजी स्टोर्स का मकसद ये होता है कि आप बहुत जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं जगह जगह पर, क्योंकि जहां पर भी आपको नया स्टोर खोलना है वहां पर कंपनी को अपना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जिसको आपने फ्रेंचाइजी दे रखी है वो आपके लिए स्टोर खोलेगा वहां पर। उसके बाद जितनी भी इन्वेंट्री उस स्टोर के अंदर रखी जाएगी वो आप डायरेक्टली टाइटन से खरीदोगे, लेकिन पैसा उसमें वर्किंग कैपिटल टाइटन की नहीं लगेगी, बल्कि जिसने वो फ्रेंचाइजी ले रखी है उसका पैसा लगेगा। ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। जब भी किसी कंपनी को बहुत रैपिडली एक्सपेंड करना होता है तो वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी मॉडल पे एक्सपेंड करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल आज के दिन में कल्याण है। यहां पर कल्याण के 2023 से पहले जितने भी स्टोर्स हुआ करते थे ना, चाहे वो इंडिया के अंदर हैं या इंडिया से बाहर हैं, वो कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड हुआ करते थे। इसकी वजह से कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आज के दिन में कल्याण क्या कर रहा है? आज के दिन में कल्याण एक्सपेंड कर रहा है फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू। उनको लगता है कि उन्होंने जो ब्रांड बनानी थी कल्याण, वो ब्रांड ऑलरेडी बन चुकी है। अब जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड स्टोर्स है ना, उनको भी वो चेंज कर रहे हैं फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स में। अब ये फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड जो स्टोर है वो एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें कंपनी ऑपरेट करेगी उनके स्टोर्स को, लेकिन ओन करेगी फ्रेंचाइजी। यानी जितनी भी इन्वेंट्री का खर्चा होगा वो फ्रेंचाइजी का होगा, स्टोर को नया खोलने का खर्चा होगा वो फ्रेंचाइजी का होगा। ठीक है, इस वजह से कल्याण पिछले 2 साल से लगातार एक्सपेंड कर रही है, बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। मोस्टली जितनी भी बड़ी चेन्स हैं वो इन हाइब्रिड मॉडल्स पे ही काम करती है। टाइटन में भी आपको कोको स्टोर्स मिल जाएंगे और कोफो स्टोर्स मिल जाएंगे। जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते हैं वहां पर मार्जिन्स कम होते हैं, लेकिन आपको रैपिडली एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मार्जिन्स लगभग 6 से 8% के आसपास होते हैं। इतने कम मार्जिन्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ मार्जिन आपके जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो भी तो खाएंगे, इसीलिए तो उन्होंने दुकानें खोली हैं। तो इस केस में आप रॉयल्टी लेते हो इन लोगों से, फ्रेंचाइजी ओनर से। ठीक है, 6 से 8% के आसपास ऑलमोस्ट आपके पास रॉयल्टी आती है। लेकिन अगर आपका कंपनी ऑपरेटेड स्टोर है तो वहां पर आप 11-12% तक के मार्जिन्स कमा लेते हो आसानी से। लेकिन फिर आप एक्सपेंड नहीं कर सकते उतनी रैपिडली जितनी रैपिडली आप फ्रेंचाइजी मॉडल में एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों सेक्टर्स के अंदर है। दूसरा बिजनेस मॉडल आता है वो कंपनीज जो इन रिटेल प्लेयर्स के लिए ज्वेलरीज मैन्युफैक्चर करती हैं। खासकर जो बड़ी हैवी ज्वेलरीज होती है ना, गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है। बड़े बड़े लिस्टेड प्लेयर्स कौन है आज के दिन में इस सेक्टर में? स्काई गोल्ड और खजांची ज्वेलर्स। ये दोनों कंपनियां अपने पास ज्वेलरी की इन्वेंट्री रखती हैं, और जितने भी रिटेल प्लेयर्स हैं, टाइटन, सेंको, मालाबार गोल्ड, इनको अपनी गोल्ड ज्वेलरी सप्लाई करती हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब प्लेयर टू प्लेयर ना इनकी स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो स्काई गोल्ड है वो ये सारी ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को बेचता है। लेकिन जो खजांची ज्वेलर्स है ना, उन्होंने टाई अप कर रखा है बहुत सारे वेंडर्स से, जिनसे ये अब उनकी ज्वेलरी खरीदते हैं और जो रिटेल क्लाइंट्स हैं उनको बेच देते हैं। तो खजांची ज्वेलर्स एक एग्रीगेटर का काम करता है, ना वो मैन्युफैक्चर करते ना वो रिटेल करते, वो बस एक मिडलमैन का काम करते हैं। वेंडर्स से, बहुत सारे वेंडर्स से अच्छे रिलेशनशिप बना के उनसे ज्वेलरी ली और डिफरेंट रिटेल चेन्स को बेच दिया। तो अगर हम स्काई गोल्ड को और खजांची को कंपेयर करेंगे तो खजांची का बिजनेस मॉडल इज एसेट लाइट, क्योंकि स्काई गोल्ड को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपना प्लांट लगाना पड़ा, अपनी फैसिलिटी लगानी पड़ी, है ना। दोनों ही कंपनीज में जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते इन कंपैरिजन टू रिटेल प्लेयर्स। यहां पर आपके पास मार्जिन 3 से 5% के बीच में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने बड़े स्केल के मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं। अब आप पूछेंगे कि ये जो बड़ी रिटेल चेन्स हैं, टाइटन वगैरह हैं, ये अपनी ज्वेलरी खुद मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करती? देखिए, इसका रीजन ये है कि ये कंपनीज अपनी कोर कंपिटेंस पे फोकस करना चाहती हैं। जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है ना, वहां पर मार्जिन्स कम होते हैं और आपको बहुत सारे कारीगर्स के साथ एक साथ काम करना पड़ता है, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी जो इनकी कोर कंपिटेंस है ना उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाती। इसीलिए इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम दूसरी कंपनीज को सबलेट कर रखा है। इससे ये अपना बिजनेस मॉडल एसेट लाइट रख पाती हैं, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चरिंग का टेंशन नहीं लेना। इनको जो भी माल स्काई गोल्ड से आता है उसकी सिर्फ क्वालिटी चेक करनी होती है ना, बस सिर्फ इतना सा काम है। उसके बाद इनको फोकस करना है नए नए अपने स्टोर्स खोलने के ऊपर। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं स्काई गोल्ड जैसी कंपनीज, इनकी इन्वेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लीन पीरियड्स में, जैसे श्राद्ध का टाइम हो गया, वहां पर ज्वेलरी ज्यादा नहीं बिकती, लेकिन उसके बाद नवरात्रे आते हैं। नवरात्रों
में ज्वेलरी बहुत ज्यादा बिकती है, या फिर शादियों का सीजन आता है वहां पर ज्वेलरी बहुत ज्यादा बिकती है। इसीलिए ये स्काई गोल्ड या खजांची जैसे प्लेयर्स हैं, इनको बहुत बड़ी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि जैसे ही डिमांड आए टाइटन के अंदर, सेंको के अंदर, कल्याण के अंदर, ये अपनी ज्वेलरीज को सप्लाई कर सके। तो इन्वेंट्री पर नजर बना के रखनी पड़ेगी इन प्लेयर्स में भी। तीसरा बिजनेस मॉडल है लैब ग्रोन डायमंड्स का। अब यहां पर इस तरीके की कंपनीज हैं जो पूरी वैल्यू चेन में वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। सबसे बड़ा प्लेयर जो आज के दिन में इंडिया में लिस्टेड है वो है गोल्डियम, जिसका काम है सबसे पहले तो लैब ग्रोन डायमंड अपनी फैसिलिटीज के अंदर मैन्युफैक्चर करना। डायमंड मैन्युफैक्चर करने के बाद ये उसकी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं। ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करने के बाद ये मोस्ट ऑफ दैट ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट्स लाइक अमेरिका, जो बहुत बड़ी मार्केट है लैब ग्रोन डायमंड्स की। वहां पर जितने भी बड़े बड़े अमेरिकन रिटेलर्स हैं ना, उनके पास इनकी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है। सिर्फ डायमंड नहीं, होलसेल डायमंड एक्सपोर्ट नहीं करते सिर्फ ये उसकी ज्वेलरी बना के बेचते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स आपको रिलेटिवली कहीं बेटर नजर आएंगे इन कंपैरिजन टू टाइटन, स्काई गोल्ड, कल्याण या किसी भी और प्लेयर के। गोल्डियम लगभग 20% मार्जिन पे काम करता है, क्योंकि यहां पर एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उसके बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में भी अपनी रिटेल चेन्स खोली जाए लैब ग्रोन डायमंड की। इन्होंने रिसेंटली ओरिजेम करके अपनी एक रिटेल चेन शुरू की है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रो सिटीज। ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे। सो इस तरीके के प्लेयर्स वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं। ये डायमंड्स बनाते हैं, उसके बाद ज्वेलरी बनाते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद रिटेल भी करते हैं इंडिया के अंदर। इस तरीके के प्लेयर्स में मार्जिन्स बेटर होते हैं। अब बात करते हैं कि इस सेक्टर में पैसा कैसे बनेगा, कौन से ऐसे ग्रोथ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमको फोकस करना है जब भी हम किसी ज्वेलरी स्टॉक को पढ़ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। जितने भी एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, सपोज कीजिए आज के दिन में सेंको के स्टोर्स पर ईयर ऑन एन एवरेज 30 करोड़ का सेल्स करते हैं। हमें यह देखना है कि अगले साल ये 30 करोड़ की जो एवरेज सेल है वो बढ़ के 32 करोड़ या 33 करोड़ या 35 करोड़ हुई या नहीं हुई। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं वहां से ज्वेलरी की सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और बढ़ रही है तो किस स्पीड से बढ़ रही है। देखिए, ज्वेलरी की सेल्स बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये हो सकता है कि आपकी ब्रांड कितनी बड़ी है। जैसे जैसे आपकी ब्रांड एक मार्केट में स्टेब्लिश होने लग जाती है, उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन है हाइपर लोकल स्ट्रेटेजी आपकी कैसी है। अब इस हाइपर लोकल स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको समझना होगा कि इंडियन ज्वेलरी मार्केट जो है ना, वो वैसे तो एक सिंगल मार्केट है, लेकिन हर डिफरेंट रीजन की ना डिफरेंट स्टाइल प्रेफरेंसेस है। देखिए, इंडियंस की ज्वेलरी प्रेफरेंसेस ना जगह के हिसाब से चेंज होती चली जाती हैं। जो ज्वेलरी की प्रेफरेंस केरला में और तमिलनाडु में है ना, वो सेम प्रेफरेंस दिल्ली में या कश्मीर में नहीं है। वहां पर लोगों के डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं। साउथ इंडिया के अंदर हैवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दीज 3 स्टेट्स अकाउंट फॉर अराउंड 30 to 40% ऑफ द गोल्ड डिमांड इन आवर कंट्री। तो वहां पर हैवी ज्वेलरी का यूज होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है स्टडीड ज्वेलरी का यूज। स्टडीड ज्वेलरी यानी जहां पर ज्वेलरी के अंदर डायमंड्स लगे हों, सैफायर लगे हों या और इंपॉर्टेंट स्टोन्स लगे हों, उस ज्वेलरी का यूज नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन साउथ इंडिया में हैवी ज्वेलरी यूज होती है। उसी तरीके से कोलकाता की जो प्रेफरेंस है, ईस्टर्न मार्केट की जो प्रेफरेंस है, दैट इज मच डिफरेंट देन नॉर्थ और सदर्न मार्केट, है ना। तो जिस प्लेयर ने ये हाइपर लोकल मार्केट्स को क्रैक कर लिया ना, दैट हैज अ राइट टू विन। इसीलिए आप देखोगे कि टाइटन या कल्याण जैसे प्लेयर जब एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि उस मार्केट के अंदर कौन से डिजाइन चलते हैं, वहां के कारीगर्स को नौकरी मिलती है और उस मार्केट के हिसाब से डिजाइन बनाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि जो नए स्टोर्स खुल रहे हैं उनमें ग्रोथ कितनी आ रही है। कल्याण इस स्ट्रेटेजी में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे अपने कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर्स खोले हैं जगह जगह पर, जिसकी वजह से ये मार्केट को और बेटर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे तंगामाइल, जो सिर्फ तमिलनाडु में ऑपरेट करता है, वो भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर मैक्सिमम इनके स्टोर्स हैं। वहां पर आपको स्टडीड ज्वेलरी नहीं बेचनी, वहां पर डायमंड ज्वेलरी नहीं बेचनी, वहां पर आपके पास एसक्यूज भी कम होते हैं, यानी आपके पास सिर्फ गिने चुने मॉडल हैं जिनकी आप इन्वेंट्री रखते हैं। इसकी वजह से आप इन्वेंट्री को चर्न जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी प्लेयर को पढ़ो तो ये देखो वो किस तरीके का प्लेयर है। दूसरी चीज आपको कंपनी में देखनी है कि ये कंपनी एक्सपेंड कितनी स्पीड से कर रही है, कंपनी के नए नए स्टोर्स कितनी रैपिडली खुल रहे हैं।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां से रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। फिर उसके बाद ये भी देखना है कि वो नए जो स्टोर खुल रहे हैं वो कैसे खुल रहे हैं, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर है या फ्रेंचाइजी स्टोर है। अगर फ्रेंचाइजी स्टोर है तो एसेट लाइट स्टोर होंगे, यानी वर्किंग कैपिटल आपकी कम फंसेगी। कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए डेट नहीं लेना पड़ेगा बहुत ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल्याण की पीई आज के दिन में इतनी हाई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि मार्केट ने कल्याण को रिवार्ड किया है इसकी एक्सपेंशन की वजह से। जिस तरीके से ये फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, जो एसेट लाइट स्टोर्स होते हैं इतनी रैपिडली, उस वजह से कल्याण की पीई इतनी जल्दी इतनी रैपिडली एक्सपेंड हुई है 2023 के बाद। क्योंकि 2023 से पहले इनके कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हुआ करते थे। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखो कि गोल्ड की वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ रही है हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नए नए क्लाइंट्स कौन से ऐड हो रहे हैं ये चेक कीजिए। देखिए, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ होती है कि इस क्वार्टर में इन्होंने 500 किलो सोना बेचा है, नेक्स्ट क्वार्टर में ये 550 किलो सोना बेच रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि वैल्यू ग्रोथ हो रही है। गोल्ड की कीमत आज के दिन में 50,000 रुपए थी, कल 1 लाख रुपए हो गई। दैट इज वैल्यू ग्रोथ। आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इस कंपनी में ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से आई है या वैल्यू ग्रोथ की वजह से आई है। वैल्यू ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री में एक साथ एक तरीके से होगी क्योंकि गोल्ड की कीमत का इंपैक्ट सबके ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो हमें वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना है कि कौन सी कंपनी आज के दिन में ज्यादा सोना बेच पा रही है इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर। ये डिसाइड करेगा कि आपकी एक्सपेंशन कैसी हो रही है। खासकर मैन्युफैक्चरर्स में आपको नए स्टोर्स की वॉल्यूम तो पता चलेगी नहीं, नए स्टोर्स तो खुल नहीं रहे। तो आपको ये देखना होगा कि पहले ये कितना सोना बेच रहे थे और अब कितना सोना बेच रहे हैं। जो कंपनी जितनी रैपिडली ग्रो करेगी उतनी बढ़िया। आज के दिन में स्काई गोल्ड और खजांची ज्वेलर्स दोनों ही बहुत बढ़िया स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। मैनेजमेंट 30-35% की गाइडेंस दे रही है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टड रेशो। देखिए, आप सिंपल अगर गोल्ड की बनी हुई ज्वेलरी अगर बेचते हैं ना, तो वहां पर आपके मार्जिन्स गिने चुने होते हैं, बहुत ज्यादा आपके हाई मार्जिन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इस वाले सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप मेकिंग चार्जेस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो मार्केट शेयर आप लूज करने लग जाएंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना। तो मार्जिन्स एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? मार्जिन्स एक्सपेंड करने का तरीका है आप स्टडीड ज्वेलरी बेचिए, आप सैफायर की ज्वेलरी बेचे, आज डायमंड की ज्वेलरी बेचे। जब आपके मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लग जाएंगे, वो कंपनीज जो ज्यादा से ज्यादा स्टडीड ज्वेलरीज बेचती हैं वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं। अब स्टडीड ज्वेलरी भी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बिकती है। टाइटन की स्टड रेशो ऑलमोस्ट 25% के आसपास है, जिसने हमेशा इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स को बीट किया है। लेकिन इस क्वार्टर में कल्याण की स्टडीड ज्वेलरी ऑलमोस्ट 30% के आसपास चली गई है, जिस वजह से उनके मार्जिन्स भी हमें बेटर नजर आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने सेंको को देखा हो या सेंको के रिजल्ट्स पढ़े हो, वहां पर जो स्टड रेशो है वो लगातार डिक्रीज हुई है। 10-11% के आसपास स्टड रेशो रहा करती थी, इस बार 5-6% के आसपास रह गई है, जिसकी वजह से मार्केट ने उसे पनिश भी किया है। स्टॉक जो डुबकियों पे डुबकियां मार रहा है वो इसी वजह से मार रहा है क्योंकि सेंको अपनी स्टड रेशो को मेंटेन नहीं कर पाया। जो सेंको की इतने ज्यादा मार्जिन डिक्रीज हुए हैं ना, वो स्टड रेशो की वजह से ही डिक्रीज हुए हैं। तो स्टड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी किसी कंपनी को पढ़ो तो। हायर द स्टड रेशो बेटर इट इज, बिकॉज बेटर आर द मार्जिन्स। ऐसी कंपनी को देखो जिसकी स्टड रेशो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तंगामाइल जैसे प्लेयर्स में स्टड रेशो इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि वो सिर्फ तमिलनाडु बेस्ड प्लेयर है। तमिलनाडु में स्टडीड ज्वेलरी चलती नहीं है। ठीक है। तो वो वॉल्यूम पे खेल रहे हैं। तंगामाइल ज्वेलर्स खेल रहे हैं इन्वेंट्री के ऊपर। ये हमारा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको किसी भी ज्वेलरी स्टॉक में बहुत माइन्यूटली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का इन्वेंट्री टर्न कैसा है। देखिए, थंगामाइल ज्वेलर्स और टाइटन में अगर मैं कंपेयर करूं तो टाइटन एक पैन इंडिया प्लेयर है। उनको डिजाइन बनाने हैं, उसके बाद जगह जगह पर उसको इन्वेंट्री के तौर पर रखना है। ठीक है। और उसके बाद उन स्टोर्स के ऊपर बिक्री होती है। बहुत बड़ी बड़ी आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है क्योंकि आपका स्टोर का साइज बहुत बड़ा होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, थंगामाइल जैसे प्लेयर्स जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट हैं इन तमिलनाडु, उनको छोटे छोटे स्टोर्स खोलने पड़ते हैं। छोटे छोटे स्टोर्स खोलने पड़ते हैं तो वहां पर जो डिजाइन्स हैं, एसकेयूज हैं, वो रिलेटिवली कम होते हैं क्योंकि एक लोकल मार्केट में एक ही डिजाइन बार बार बिकता है। आपको बहुत ज्यादा एसकेयूज रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत बड़ी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसके बाद आप स्टडीड ज्वेलर भी नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया का टेस्ट आपको पता है, वहां पर आपको हैवी गोल्ड ज्वेलरी बनानी है। ठीक है, तो जो वो हैवी गोल्ड ज्वेलरी उन्होंने साउथ इंडिया के छोटे से स्टोर में रखी है ना, वो जल्दी जल्दी बिक रही है, जल्दी जल्दी बिक रही है। आपकी इन्वेंट्री रखी जाती है, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में वो बिक जाती है। लेकिन टाइटन या सेंको जैसा प्लेयर जो पैन इंडिया प्लेयर बनना चाह रहा है, वहां पर आपकी इन्वेंट्री 7 महीने, 8 महीने लगा देती है बिकने के अंदर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके रिटर्न रेशियोज पर। इसीलिए आप देखेंगे कि तंगा माइल के रिटर्न रेशियो ROE, ROCE आर मच बेटर देन इन कंपैरिजन टू सेंको, क्योंकि वहां पर इन्वेंट्री चर्न बहुत जल्दी 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 है। यहां पर रीजनल प्लेयर्स के पास इनहेरेंटली एक अपर हैंड हो जाता है। फिर उसके बाद इस बात के भी ऊपर ध्यान दीजिएगा कि कौन से कंपनी में फ्रेंचाइजी स्टोर्स ज्यादा है। अगेन वहां पर आपकी खुद की वर्किंग कैपिटल नहीं लग रही, तो इन्वेंट्री टर्न का उतना नुकसान आपको वहां पर नहीं हो रहा है ना। इसीलिए जो पैन इंडियन प्लेयर्स हैं, ये फ्रेंचाइजी के थ्रू एक्सपेंड करने में विश्वास रख रहे हैं, ताकि इनकी रिटर्न रेशियोज बेटर नजर आ सके। मोटा मोटे ना सिर्फ यही पॉइंट्स हैं, अगर इनके ऊपर आप फोकस कर लेंगे ना, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट ज्वेलरी प्लेयर्स के बीच में। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप बहुत रैपिडली किसी भी बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड करते हैं ना, तो उसमें रिस्क भी आते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो इन तरीके की कंपनीज में है ना, वो इन्वेंट्री का रिस्क है, क्योंकि इन्वेंट्री की कीमत जो इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस है ना, उनके साथ फ्लक्चुएट होती रहती है। अब यहां पर वो कंपनीज जो अपने सारे गोल्ड की जितनी भी इन्वेंट्री है उसको हेज करके रखते हैं ना, दे हैव एन अपर हैंड। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो प्लेयर्स जो अपनी ज्वेलरी को हेज नहीं करते, वहां पर नुकसान होने के चांसेस हैं जब गोल्ड की कीमत नीचे होने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, खजांची ज्वेलर्स हैं, वो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी को हेज नहीं करते। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जब गोल्ड की कीमत घटने लग जाएगी तो इनको इन्वेंट्री लॉस होने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क है। आज के दिन में लगातार गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो खजांची जैसे प्लेयर्स हैं, वो अपना इन्वेंट्री गेन पे गेन पे गेन दिखाई जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गोल्ड की कीमत घटने लग जाएगी, और वो घटेगी, आज नहीं तो कल गोल्ड की कीमत सेकुलरली ऊपर नहीं जा सकती, वो नीचे भी आएगी। जब नीचे जाएगी तो इनको अपने गोल्ड लॉसेस दिखाने पड़ेंगे। थंगा माइल भी ऐसे ही करता था, वो अपनी इन्वेंट्री को हेज नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 60 से 70% के आसपास अपनी इन्वेंट्री हेज करनी शुरू कर दी है। टाइटन जैसे प्लेयर या सेंको जैसे प्लेयर ऑलमोस्ट 90 से 100% की अपनी जो इन्वेंट्री है उसको हेज करके रखते हैं। इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस जब फ्लक्चुएट होते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हेज कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेगुलेटरी इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज हैं इन कंपनीज में। सरकार ने गोल्ड के ऊपर 2 क्वार्टर पहले ड्यूटी को कट कर दिया। अब ड्यूटी कट की हेजिंग नहीं हो सकती, ठीक है, वो तो नुकसान आपको लेना पड़ेगा। तो जितनी भी ये कंपनीज थी, इनके पास गोल्ड पड़ा था, इन सबको अपने इन्वेंट्री लॉसेस दिखाने पड़ेगा। इसीलिए इस क्वार्टर में इन कंपनी की भयंकर सेल होने के बावजूद भी इनके रिजल्ट उतने फिनोमिनल नहीं रहे। उसके बाद गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदे, सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदे, तो उनकी पॉलिसीज भी उसके फेवर में जा रही हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगला रिस्क इन कंपनीज में है कंपटीशन। देखिए, ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स बहुत सारी होती जा रही हैं, इसके अलावा इनको फेस करना पड़ता है लोकल कंपटीशन। लोकल कंपटीशन में सीन क्या है ना, जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं ना, उनको जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनकी रग रग से वाकिफ होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि इनको कौन से डिजाइन पसंद है, इनको किस तरीके से ज्वेलरी खरीदना पसंद है, तो वो उस तरीके की डिजाइन ही अपनी शोरूम्स के अंदर रखते हैं। अब जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जैसे टाइटन हो गया, वो अगर एक छोटे शहर में जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज रिटेल चेन से भी कंपीट करना है और अनऑर्गेनाइज रिटेल चेन से भी कंपीट करना है ना। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसकी वजह से आप अपने मेकिंग चार्जेस को लगातार एक्सपेंड नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद मैं अगर रिस्क की बात करूं तो स्टोर इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टोर इकोनॉमिक्स को फिगर आउट नहीं करती, उससे पहले एक्सपेंड करना शुरू कर देती हैं। जो पीसी ज्वेलर्स था वो इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण था, जहां पर उन्होंने बहुत रैपिडली एक्सपेंड किया, लेकिन स्टोर इकोनॉमिक्स अभी भी सेंस नहीं बना रहा था। स्टोर इकोनॉमिक्स यानी जो लोकल स्टोर का ROE है, वो कैसा है, कंपनी एक स्टोर लेवल पे प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उनकी इन्वेंट्री पड़ी रह रही है और वो बिक नहीं रही, लेकिन वो नए स्टोर पे नए स्टोर पे नए स्टोर एक्सपेंड करते जा रहे हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे। फ्रेंचाइजी मॉडल पे क्या होगा, आप नए स्टोर्स बनाएंगे और फ्रेंचाइजी के ऊपर प्रेशर होता है कि आपको 50 करोड़ की इन्वेंट्री तो रखनी पड़ेगी। अब उस 50 करोड़ को जो मेन कंपनी है वो सेल्स में दिखा रही है, लेकिन सेल तो हुई नहीं ना, सेल तो अभी भी जो इन्वेंट्री थी वो शोरूम के अंदर पड़ी है।
क्लाइंट के पास तो पहुंची नहीं है, इन्वेंट्री टर्न बहुत कम है क्योंकि उस स्टोर के अंदर। ये चीज ध्यान देने की बहुत 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 जरूरी है कि जो नए स्टोर्स खुल रहे हैं उनकी स्टोर इकोनॉमिक्स कैसी है, उनकी इन्वेंट्री टर्न कैसे होती है, ROCE कैसे है। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। इन सब चीजों के अलावा ना एक और बहुत बड़ा रिस्क है, लैब ग्रोन डायमंड्स का रिस्क। देखिए आज के दिन में टाइटन का 25% के आसपास जो बिजनेस आता है वो स्टडीड ज्वेलरी से आता है। कल्याण का इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30% के आसपास स्टडीड ज्वेलरी का था। अब स्टडीड ज्वेलरी इन कंपनीज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अगर इनको अपने मार्जिन एक्सपेंड करने हैं तो। लैब ग्रोन डायमंड जो आज के दिन में बहुत बड़ा पार्ट नहीं है इंडियन मार्केट का, वो अगर यहां पर बहुत रैपिडली एक्सपेंड होता है, जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो नेचुरल डायमंड से शिफ्ट होके अगर लैब ग्रोन डायमंड की तरफ चली जाती है, तो जो एक टिकट साइज है किसी स्टडीड ज्वेलरी का वो डिक्रीज होने लग जाएगा। यानी आज के दिन में अगर हम एक डायमंड रिंग खरीदने जाते हैं जो 30 से 40 हजार रुपए की पड़ती है, वो अगर हम लैब ग्रोन डायमंड के साथ लेंगे तो वो शायद हमें 10 से 15 हजार रुपए के आसपास पड़ जाएगी। यानी जो कंपनी सेल पहले 30 हजार रुपए की कर रही थी अब वो सिर्फ 15 हजार रुपए की करेगी, है ना। तो जो वॉलेट साइज है कस्टमर का वो शायद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लग जाए इन केस ऑफ स्टडीड ज्वेलरी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसके ऊपर हमें नजर बना के रखनी होगी। अगर मैं अमेरिकन एग्जांपल लूं तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा डिसरप्टर ना हो, क्योंकि होता क्या है ना कि पहले जब नेचुरल डायमंड लोग खरीद रहे थे तो बहुत छोटे छोटे डायमंड्स खरीद रहे थे क्योंकि वो बहुत महंगे थे। लेकिन जब से लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में आए हैं तो लोग बड़े डायमंड्स खरीदने लग गए। तो जो टिकट साइज है अमेरिका में वो बहुत ज्यादा रैपिडली डिक्रीज नहीं हुआ है इस रीजन की वजह से। अब वो इंडिया में कैसे प्ले आउट होगा उसके ऊपर नजर बना के रखनी है। तो ये रिस्क की बात होगी। इन कंक्लूजन मैं कहना चाहूंगा कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग सेक्टर है। आप सभी लोग अगर इंडिविजुअली स्टॉक पिकिंग करते हैं तो आपको ये सेक्टर जरूर 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 पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर्स में बहुत नए नए प्लेयर्स लिस्ट हुए पिछले 3-4 साल में जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा हो सकता है इन स्टॉक्स में बन सकता है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 या 6 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनका कंपैरिजन करूंगा, उनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करूंगा, उनके रिस्क डिस्कस करूंगा, उनकी स्टोर इकोनॉमिक्स डिस्कस करूंगा, किस तरीके से उन स्टॉक्स में पैसा बन सकता है उनका कंपैरिजन करूंगा। उस कंपैरिजन वीडियो के बाद आपको शायद बेटर आइडिया हो जाएगा कि इस सेक्टर को कैसे प्ले आउट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर।